नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ महीने पहले तक या यूं कहें 1 महीने पहले तक जिस बीजेपी में मोदी जी की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता था, कोई चू नहीं कर सकता था, आज उसी बीजेपी में, मोदी जी की उसी बीजेपी में बीजेपी के सांसद, बीजेपी के एमपी कैमरे पर मोदी जी को खरी खोटी सुना रहे। यहां सोचिए कि पहली बार 10 साल में बीजेपी के सांसद, सिटिंग एमपी ये कह रहे हैं कैमरे पर, और एक कैमरे में नहीं कई कैमरों पर बोल रहे हैं कि मोदी जी ने दलितों के साथ इस सरकार में इंसाफ नहीं किया और अपने मंत्रिमंडल में, अपने कैबिनेट में अपर कास्ट सांसदों को, अपर कास्ट नेताओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और दलित सांसदों को, दलितों को मोदी जी भूल गए। अब दोस्तों जरा कल्पना कीजिए कि मोदी जी के बारे में मोदी जी की पार्टी का सांसद इस तरह के आरोप लगाते हैं। सोचिए, महीने भर पहले, 4 जून से पहले कोई सोच सकता था कि बीजेपी में ऐसा भी दिन आएगा? अब दोस्तों, आज की बड़ी खबर पर आने से पहले जो एक बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या आज की तारीख में मोदी जी का या शाह साहब का, इन दोनों का डर खत्म हो गया है पार्टी के भीतर? अब पार्टी में इनसे कोई नहीं डरता। और क्या जब से मोदी जी की सीटें कम आई हैं, जब से मोदी जी 240 पर आए हैं, अल्पमत में आ गए, अपने दम से सरकार नहीं चला रहे, बैसाखियों पे सरकार चला रहे हैं, जब से मोदी कमजोर हुए हैं, तो क्या बीजेपी में भी इसका असर हुआ है? पार्टी में बगावत के सुर तेज हो रहे हैं और आज की तारीख में 240 पर जब मोदी हैं, कमजोर जमीन पर मोदी खड़े हैं, तो बीजेपी के अंदर से अपोजिशन बढ़ रहा है मोदी के खिलाफ। अब ये खबर भले ही गोदी मीडिया चैनल या अखबार ना दिखाएं आपको, सच्चाई यह है कि पार्टी में खलबली तो है। अब दोस्तों, जो खबर आज दिन भर गोदी मीडिया दबाता रहा, छुपाता रहा, जिसे उसने ब्रेकिंग न्यूज़ बनने नहीं दिया, मुझे लगता है पहले उस खबर पर मुझे आप चंद सेकंड दीजिए और फिर पर्दे के पीछे जो असली कहानी है मोदी शाह की, ये जो बगावत का धुआं तेजी से बीजेपी के अंदर उठ रहा है, उस पर आऊँगा। लेकिन आज की खबर क्या है जो छुपा दी गई? खबर ये है, या यूँ कहूँ खबर से पहले एक तस्वीर देखिए, एक पिक्चर देखिए। ये जो पिक्चर है, ये जो फोटो है, ये बीजेपी के 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 7 बार के सांसद, 7 टाइम्स, वेरी सीनियर, उनकी है। नाम है रमेश जिगा जिनागी, थोड़ा सरनेम मुश्किल है, रमेश जिनागी। और ये जो रमेश भाई हैं, आज की तारीख में आप कह सकते हैं बीजेपी के सबसे सीनियर दलित लीडर हैं। 7 बार के एमपी हैं, मंत्री भी रहे, और दक्षिण भारत के तो सबसे बड़े फेस हैं। कर्नाटक से आते हैं, बीजापुर से आते हैं, और आज उन्होंने कैमरे के सामने, या किसी से यूं ही पर्दे के पीछे कोई बात नहीं की, सोर्सेज नहीं है, कैमरे पर, एक नहीं कई कैमरे पर रमेश भाई ने कह दिया, ಒಬ್ಬ ದಲಿತನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಪರ ಕಾಸ್ಟ್ನವರಾದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇನು ದಲಿತರೇನು भारतीय जनता पक्ष सपोर्टे ಮಾಡಿಲ್ಲ कि उनके इलाके में लोग शिकायत कर रहे हैं, उनके जो दलित वोटर हैं, क्योंकि दलित नेता ये हैं, और उनका कहना है कि बीजेपी एंटी दलित पार्टी है, एंटी दलित पार्टी। क्यों है? उनका कहना है कि मोदी सरकार में जो अपर कास्ट सांसद हैं, उनको तो मंत्री बनाया गया थोक के भाव, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी जो दलितों की बात करते हैं, उन्होंने दलितों को जगह नहीं दी। अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि रमेश भाई को भी मंत्री नहीं बनाया मोदी जी ने, तो हो सकता है उनकी पर्सनल नाराजगी हो, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को बड़ा कर दिया ये कह के कैमरे पर कि दलितों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है, निग्लेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर रमेश भाई ने कहीं ना कहीं आज कैमरे पर मोदी जी पर या मोदी शाह सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगा दिए। आप कह सकते हैं कि अंदर ही अंदर जो वोट बैंक, इतना बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का, उसको हिला दिया है रमेश भाई ने। अब दोस्तों, इस सिलसिले में आज मेरी बीजेपी के कुछ नेताओं से बात हुई, कुछ पत्रकारों से बात हुई जो बीजेपी कवर करते हैं, और सबका यही कहना था कि भाई खबर भले ही
वाटर डाउन की जा रही है, यानी खबर को भले ही दबाया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा गोदी मीडिया चैनल पे, लेकिन अंदर ही अंदर पार्टी में तो कहीं ना कहीं हड़कंप है कि भाई एक सांसद कैसे बोल गया। और मोदी जी भले ही वो रूस में हो, रशिया में हो, 7 समंदर पार हो, पुतिन जी के साथ हों, हाथ मिला रहे हों, मुस्कुरा रहे हों, चाय पी रहे हों, लेकिन खबर मोदी के कानों तक डाल दी गई, वो वहाँ तक पहुँच चुकी है। और शायद इसीलिए रमेश भाई को चुप कराने का, मनाने का, समझाने का प्रयास भी हो रहा है पार्टी के अंदर कि भाई इस तरह की बातें कैमरे पर मत बोलिए, अगर शिकायत है तो मोदी जी से मिलिए, ऐसी बातें कैमरे पर नहीं बोली जाती। लेकिन दोस्तों, रमेश भाई एक कमिटेड दलित एक्टिविस्ट भी है और कुछ महीने पहले भी वो इस तरह की बातें करते रहे। कुछ नहीं सर, देखो 70 बरस से जब भी प्राइम मिनिस्टर बनता है दिल्ली में दलित लोग हाथ उठाते हैं। जिस राज्य में वो जो लोग रहता है, जब भी मुख्यमंत्री बनता है वो बड़े समाज लोगों के लिए दलित लोग हाथ उठाते हैं। जब भी दलित होने का वक्त आता है कोई भी हाथ नहीं उठाता है। अब दोस्तों, जब तक बिल्ली के गले में घंटी नहीं बंधती तब तक तो शांति रहती है, लेकिन जिस दिन कोई हाथ आगे बढ़कर बिल्ली के गले में घंटी बांध देता है तो फिर हलचल शुरू हो जाती, बिल्ली भी घबरा जाती है। अब लोग ऐसा कह रहे हैं, अंदर की बात है कि मोदी और शाह, खासकर जो गुजराती लॉबी है, थोड़ा सा घबराई हुई है क्योंकि 2 प्रॉब्लम्स अचानक सामने खड़ी हो गई रमेश भाई के बयान के बाद। नंबर 1, द बिग प्रॉब्लम नंबर 1, और प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि बीजेपी के जो इनसाइडर्स हैं, बीजेपी का जो इस वक्त लीडरशिप है, नेतृत्व है, मतलब नड्डा, मोदी जी, शाह साहब, इनको लगता है कि कहीं रमेश भाई की तरह जो बाकी नाराज़ हैं बीजेपी में अलग अलग कारणों से, कहीं ये अब ये ना बोलने लग जाएं। एक सुर तो आया, कहीं दूसरा सुर में सुर ना मिलने लगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कहीं बगावत के कगार पर बीजेपी ना पहुंच जाए। वैसे ही मोदी जी क्राइसिस में, अल्पमत में, तो ये तो पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि रमेश भाई ने कहा कि साहब दलितों को इग्नोर किया जा रहा है। मेरे जैसा दलित बताइए, 7 बार का एमपी, मुझे इग्नोर कर दिया, मैं शपथ से कोसों दूर हूँ, लोग मुझसे जो है शिकायत कर रहे हैं, गिले शिकवे कर रहे हैं। अब उनको ये लगता है, गुजरात लॉबी को, कि जो बरसों की मेहनत से दलित वोट बैंक खड़ा किया था मोदी जी ने, उस पर ही हमला हो गया और पार्टी के भीतर से हो गया। ये क्या हो गया? तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो थोड़ा हिल गया है बीजेपी का। और उसकी एक वजह ये भी है कि अभी हाल में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए उसमें मायावती का जो वोट हाथी से उतर के कभी बीजेपी में जा रहा था, वो पीडीए में गया। वो राहुल गांधी के संविधान और अखिलेश यादव के आरक्षण और कास्ट सेंसस की बातों पर चला गया। तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जो बड़ा झटका लगा है, जहां दलित एक झटके में निकल गए और बीजेपी 70 का ख्वाब देख रही थी, 80 में से 70-75 सीटें लाने का, 33 पर आ गई, दलित जा रहा है। और ऐसे में रमेश भाई का हमला, 7 टाइम्स एमपी, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस, दलित फेस बीजेपी के, उनकी ये बातें बीजेपी वाकई हिली है। तो ये प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 1 बगावत, प्रॉब्लम 2 दलित वोट बैंक हिल रहा है, शेक कर रहा है। अब दोस्तों, आज का जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये कि रमेश भाई के इस सनसनीखेज बयान के बाद, या इस सनसनीखेज बयान से जो सवाल उठाएं, आरोप लगाएं, क्या ये दर्शाता है कि बीजेपी के भीतर, इनसाइड बीजेपी, जो बीजेपी के सांसद हैं, क्या उनमें नाराज़गी बढ़ रही है? मोदी जी के मुखालिफ, मोदी जी के अगेंस्ट एक अपोजिशन है भीतर से। मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। क्या बीजेपी के अंदर से एक ज्वार उठ रहा है, ज्वार भाटा उठ रहा है विरोध का? नंबर 1। और एक सवाल ये भी है कि अगर ऐसा है, रमेश भाई जैसे कई और सांसद हैं जो नाराज़ हैं, बड़े बैठे हैं, तो क्या एक क्राइसिस के समय में, जब मोदी जी बैसाखियों पर हैं, 240 सीटों पर हैं, बहुमत से 32 सीटें कम हैं, सामने एक मजबूत विपक्ष है और कहने को कुछ भी नहीं है, समस्याएं ही समस्याएं, कहीं रेल दुर्घटना है, कहीं नीट के पर्चे लीक हैं, तो कहीं हाथरस का कांड है, तो कहीं आतंकवादी कहर भर पा रहे हैं जम्मू कश्मीर, और कहीं मोदी जी मणिपुर नहीं जा पा रहे, जाना मणिपुर है, जा रहे हैं मॉस्को। ये जो स्थितियां हैं, और इसमें आज जो
आग में घी का काम किया रमेश भाई के बयान ने। क्या ये बताता है, जाहिर करता है कि मोदी जी की दिक्कतें वाकई सीरियसली चारों तरफ से बढ़ती चली जा रही हैं, घिरते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है एक बड़ा सवाल है आज की राजनीतिक दौर में। दो खास मेहमान हैं, उमाकांत लखेड़ा हैं, मोदी जी की राजनीति को समझते हैं, और आज बहुजन समाज और दलित पॉलिटिक्स को समझने वाले हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी भी होंगे। दोनों को सुनिए, मेरी तो बात आपने सुन ली, इन दोनों को भी सुनिए और फिर आप खुद तय करिए प्रॉब्लम में है क्या मोदी जी, वाकई प्रॉब्लम में है क्या। और मेरा पहला सवाल जो है वो प्रोफेसर रविकांत जी से। प्रोफेसर साहब, मैं तो अचंभे में आ गया कि 7 बार का दलित सांसद, इतना बड़ा नेता, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे की टक्कर का नेता, और मोदी जी ने उनको चूने की लाइन दिखा दी, किनारे कर दिया, हाशिए पे कर दिया, उनको शपथ नहीं कराई। और उनके गांव में, समाज में, कर्नाटक में दलितों में बड़ी बेचैनी है कि साहब ऐसी नाइंसाफी क्यों। जिस मोदी जी को हमने वोट दिया, उन्होंने हमारे दलित सांसद को क्यों नहीं शपथ दिलाई। सवाल इस बात का है रविकांत जी कि क्या मोदी प्रतीकात्मक राजनीति करते, लिप सर्विस अंग्रेजी में कहते हैं, बस मुंह से बोला, मन की बात की, और यथार्थ में जमीन पर दलितों के लिए नहीं हो रहा। क्या जिस तरह की बात आज इस सांसद ने कही है, मैं नहीं कह रहा, जो मैंने सोशल मीडिया पे जो इनका वीडियो वायरल हो रहा है कि साहब बीजेपी कहीं ना कहीं एंटी दलित है, सवर्णों को तरजीह देती है, उनको प्राथमिकता देती है। रविकांत जी। बिल्कुल दीपक जी, देखिए जो आपने कहा कि क्या प्रतीकात्मक राजनीति करती है, उसमें मोदी जी सिद्धहस्त हैं। वो काशी में उन स्वीपर्स के पैर धोने के लिए आ जाएंगे, उन तमाम सफाई कर्मचारियों के साथ बैठ करके भोजन कर लेंगे। माने आप उसको ग्लोरीफाई करते हैं उस काम को। लेकिन उसी बनारस में दैनिक जागरण के कवर पेज की फोटो की जिक्र कर रहा हूं मैं, एक स्वीपर गटर में डूब करके मर जाता है, उसकी दम घुट जाता है, लेकिन मोदी जी उसके लिए कुछ नहीं करते। और दूर क्यों जाइए, गुजरात में क्या है दीपक जी, आज भी गुजरात में 150 गांव ऐसे हैं जहां पर दलित मंदिर में नहीं घुस सकता। गुजरात के ऊना में क्या हुआ था, 4 दलितों को नंगा करके इसलिए पीटा गया था क्योंकि उन्होंने मरी हुई गाय की खाल निकाली थी केवल। अरे डॉक्टर साहब, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप। कह रहे हैं कि साहब वो मोदी जी ने ऐसा किया, मोदी जी ने ऐसा करिए। अरे पूरे देश भर में टीवी में देखा कि दलितों के पैर थाली में पानी डाल के पोंछ रहे हैं, बाप दलितों के पैर धो रहे हैं, चारों तरफ से कैमरे हैं, पैर को धो रहे हैं पानी से, फिर तौलिए से पोंछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं साहब, आप कह रहे हैं दलितों के लिए मोदी जी ने कुछ किया नहीं। दीपक जी बस इतना ही तो किया है ना, वो प्रदर्शन के लिए है उनका, ये सम्मान नहीं है। वो दरअसल उस सफाई कर्म को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि इसी में लगे रहो, गटर में मर जाओ। इसलिए मैंने आपसे जिक्र किया बनारस की उस फोटो का। दूसरा, मोदी जी ने दलितों के हित के लिए क्या किया है, आरक्षण लगभग खत्म कर दिया। सरकारी नौकरियां ही नहीं होंगी तो आरक्षण का मतलब क्या होगा। दलितों पर जितने हमले हुए, कभी मोदी जी ने मुंह खोला। लखनऊ में आकर के, जहां मैं बैठा हूं, वहां उन्होंने एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में यह कहा था कि मुझे गोली मार दो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। ये प्रधानमंत्री इतना बेवश था क्या कि जो सो कॉल्ड गुंडे थे, जो दलितों को पीट रहे थे, उन पर बस नहीं चल रहा था और प्रधानमंत्री कह रहा साहब मुझे गोली मार दो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। तो केवल दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना और फिर उनको छोड़ देना, ये पूरी बीजेपी और आरएसएस की पॉलिटिक्स है। ये कर्नाटक के रमेश साहब कोई पहला उदाहरण नहीं है, और रमेश साहब तो मुझे लगता है कि बीजेपी के भीतर सबसे लंबे समय से दलित नेता के रूप में है, सबसे बड़े नेता अगर मैं कहूं तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। तो अगर आप उन, और बीएल संतोष वहीं से आते हैं, कल वो लखनऊ में थे, जो दलित नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे कि साहब उत्तर प्रदेश में कैसे दलित चला गया हमारे पास से,
और कर्नाटक में आप क्या कर रहे हैं? तो ये बड़े सवाल हैं, और इसलिए जो भी उन्होंने आरोप लगाया है, मैं मुतमईन हूं कि यही बीजेपी में होता है, यही बीजेपी में होता है। अब डॉक्टर साहब, प्रोफेसर रविकांत एक अथॉरिटी माने जाते हैं बहुजन समाज की राजनीति में, इनको लोग सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी है ही ऐसी पार्टी, और ये कह रहे हैं, इन्होंने मेरे सवाल का एकदम खंडन कर दिया, बोले साहब वो जो पैर धोते हैं दलितों के मोदी जी, वो सिर्फ वोट की राजनीति है, वो सिर्फ वोट की राजनीति है, उसके आगे कुछ नहीं है। बहरहाल मैं आऊंगा रविकांत जी, अभी तो और जलते हुए सवाल आपसे आज करने हैं, लेकिन मैं जरा लखेड़ा साहब के पास जा रहा हूँ। लखेड़ा साहब, ये जो रमेश भाई हैं, बड़े वरिष्ठ सांसद हैं, 7 बार के सांसद हैं, दलित फेस हैं, वेरी बिग फेस लाइक मलिक अर्जुन खड़गे। अब ये साहब कह रहे हैं कि बीजेपी में दलितों की इज्जत नहीं है, बीजेपी सवर्णों को जो है तरजीह देती है, अपर कास्ट के लोगों को मंत्री बना देती है, हमारे जैसे लोग लाइन में पीछे खड़े रहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये 240 कारण है? 240, 240 पर जो मोदी आए तो हर आदमी अब बोलने लग गया, हर आदमी बोल रहा है। तो क्या ये जो कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है, क्या हम इसको बगावत माने? क्या हम कहें कि लोगों की हिम्मत बढ़ रही है और एक सिलसिला शुरू हो गया, एक सिलसिला शुरू हो गया? रमेश साहब ने सिलसिला शुरू कर दिया, हिम्मत से आगे आ गए, कैमरे पर बोल दिया। क्या आपको लगता है कि बीजेपी कमजोर हुई है, मोदी कमजोर हुई है, तो ये जो बगावत के सुर हैं अभी और तेज होंगे पार्टी में? देखिए, जब कोई बगावत करता है तो बगावत का कोई बोर्ड नहीं लगता, ये बगावत से बढ़ करके है। ये जो रमेश जिगजिगानी ने जो बोला है वो बगावत से कहीं बढ़ करके है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दक्षिण की जो पूरी पॉलिटिक्स है, खास तौर पर कर्नाटका एक पावर हाउस है दक्षिण की पॉलिटिक्स का। मैं कर्नाटका के कई बार दौरे कर चुका हूँ, वहाँ के नेताओं से मेरे इंटरेक्शन रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि उस पावर हाउस का दलित लीडर, 7 बार का दलित लीडर जो आइडियोलॉजिकली बीजेपी के साथ था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 7 बार, वो अगर ये कह रहे हैं कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी को दलित विरोधी बता रहे हैं, मुझे तो कोई शक नहीं होता इसमें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम किया हो कि आपने दलित राष्ट्रपति बना दिया रामनाथ कोविंद को, और आप उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मोदी जी के गुजरात के पिछले इलेक्शंस की बात करें, पिछले से पिछले इलेक्शंस, जब वो कोविड साहब को 1-1.5 साल हुआ था राष्ट्रपति बने हुए, तो मोदी जी ने वहां पब्लिक रैली में, मैंने कई जगह कोट किया, वो अभी गूगल पे कई जगह होगा, कि भाई हमने तो, क्योंकि कोरी समाज वहां गुजरात में रहता है, तो कह रहे थे कि हमने तो कोरी समाज का आदमी राष्ट्रपति बना दिया, आपकी कोई समस्या है तो उनको सीधा फोन करो और अपनी समस्या का समाधान करो। तो राष्ट्रपति का अगर आप किसी को बना रहे हैं तो उस समुदाय पे आप एहसान कर रहे हैं। अभी आप ये देखिए कि जो महिला बनाई है द्रौपदी जी मुर्मू, हाँ, मुर्मू जी बनाई है, तो क्या आदिवासियों पर अत्याचार खत्म हो गए? आप तो सच्चाई तो ये है कि जितने आदिवासी हैं, दलित हैं, माइनॉरिटीज हैं, कमजोर लोग हैं, कमजोर पिछड़ी अति पिछड़ी जातियां हैं, कम लिखी पढ़ी जातियां हैं, उनको तो आप कुछ समझते नहीं है। और आपको लगता है कि ये जो दलित राजनीति को आपने नेस्तनाबूद करने के लिए, खत्म करने के लिए मायावती मॉडल है ना, मायावती मॉडल उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ क्यों हुआ कि मायावती मॉडल आपने खड़ा किया दलित पॉलिटिक्स में। मायावती मॉडल को पिछले विधानसभा चुनाव में चलाया आपने, वोट काटने के लिए चलाया आप, और मायावती की वो दुर्गति कर दी, उनकी राजनीति की वो दुर्गति कर दी कि उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति की कोई बात ही नहीं कर रहा है। और आज हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी कई ज्यादातर जो सीटें हैं, जो एससी सीटें हैं, जो रिजर्व सीटें हैं, वहां चुनाव हारी है। और यहाँ कर्नाटका में खड़गे साहब की जो दलित नेता हैं, बड़े दलित नेता हैं देश के, उनकी जो पैठ है कर्नाटका की पॉलिटिक्स में, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा फीडबैक है, कि उनकी पैठ की वजह से कर्नाटका में जो जहां वो बिलोंग करते हैं, दलितों ने मैसिवली वोट दिया। और संविधान बचाओ का जो अभियान चला पूरे चुनाव प्रचार के दौरान,
उसका कर्नाटका में भी उसका प्रमुख केंद्र था। और ये जो रमेश जिगजिगानी साहब का जो लावा निकला है, जो ज्वालामुखी भड़का है, वो अभी शांत नहीं होने वाला है। अभी मुझे लग रहा है कि दक्षिण के बाकी राज्यों में उसकी बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। जी, अब एक चीज यहाँ पर मैं दोस्तों से कहना चाहूंगा कि साहब ये जो कैबिनेट मंत्री बनाया नहीं बनाया, कहानी कुछ और है। मैं भी अखबार देख रहा था, द हिंदू अखबार दक्षिण भारत का, वो कह रहा है कि साहब दरअसल जो हाई कमान यानी मोदी और शाह इनका टिकट काटना चाहते थे, ये जो रमेश साहब हैं, ये टिकट किसी और को देना चाहते थे, किसी और दलित नेता को। लेकिन बाद में फिर ये कहा गया कि नहीं साहब, रमेश जी को लड़ाइए, पॉपुलर आदमी है, और खैर वो जीत भी गए। अब क्या कहानी है तो मैं नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है कि नड्डा साहब फोन करें या अमित शाह फोन करें, कहें भाई रमेश जी चुप हो जाइए, मोदी जी थाली लेके आ रहे हैं आपके पैर धोने के लिए, अभी चुप हो जाइए, अभी शांत हो जाइए। हो सकता है उनको शांत करा दिया जाए। लेकिन जो लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि ज्वालामुखी फटा तो फटा, अब लावा तो निकलना है, शुरुआत तो हो गई, बिल्ली के गले में घंटी तो बंध चुकी है। डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि ये एक सुगबुगाहट है, और क्या वाकई दलित जो हैं कहीं ना कहीं बीजेपी को एक सवर्ण पार्टी के तौर पे देखते हैं, और इसलिए उत्तर प्रदेश में जो मैंडेट आया, जिसमें संविधान को आगे रखा गया, जिसमें रिजर्वेशन पॉलिटिक्स को आगे रखी गई, और सारा का सारा दलित जो अमित शाह ने 2014 और 19 में बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था सोशल इंजीनियरिंग का, वो दलित उनके हाथ से निकलता हुआ, अति पिछड़ा उनके हाथ से निकलकर साइकिल पे जाके बैठ गया। उस साइकिल पे जिसपे हाथ का पंजा था, अभय मुद्रा लेके राहुल गांधी चल रहे थे, संविधान की किताब लेके। तो क्या आपको लगता है कि ये बयान मुसीबत बनने जा रहा है बीजेपी का? दीपक जी, ये बयान नहीं, ये खुली चुनौती है नरेंद्र मोदी को। चुनौती, ओह। और ये रमेश जी वो नेता है, अब आप सोचिए, जो आदमी 7 बार सांसद रहा, पिछली बार आपने मंत्री उनको बनाया राज्य स्तर का, और बहुत मामूली सा मंत्रालय उनको दिया। मैं तो कह रहा हूं इस समय आप देख लीजिए मोदी जी की कैबिनेट, कोई दलित फेस आपको दिख रहा है? कोई हो तो आप बता दीजिए। कानून मंत्री का आप नाम ले सकते हैं, लेकिन वो केवल शेडो है मोदी जी। अर्जुन राम मेघवाल की बात कर रहे हैं आप? बस, इसके अलावा कोई आपको दलित फेस नहीं दिखेगा जो थोड़ा आपको मतलब आप जिसको पहचान सके। जी हाँ। और जो मंत्रालय भी उनके पास है, और मंत्रालय बहुत बड़ा है, ये मंत्रालय बाबा साहब डॉक्टर अट्ठावले टाइप के लोग जो शोकेस में रख दिए जाते हैं, या एक आध और हो सकता है दलित हो, लेकिन हाँ, एक बिग लीडर, एक बड़ा लीडर जो वाकई दलित लीडर हो, जिसकी पैठ हो, इस तरह का आदमी मोदी जी ने प्रमोट नहीं किया, आप ये कहना चाहते? नहीं किया। और आपने मंत्रालय वो दिया जिस पर डॉक्टर अंबेडकर बैठे थे नेहरू कैबिनेट में, लेकिन क्या किया उन्होंने आज तक? या जिसकी जिक्र कर रहे थे लखेड़ा साहब, राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया? कुछ नहीं। मैं थोड़ा चला जाता हूं अतीत में मोदी जी के। गुजरात में ही, गुजरात दंगों का पोस्टर बॉय कौन था? अशोक मोची। और वो आज क्या कर रहा है? आज भी वही जूतों पर पॉलिश कर रहा है वो दीपक जी। तो रमेश जी ने जो बोला है वो अब उनका मुंह खुला है। और आपने ठीक कहा था कि 240 का खेल है ये। अब यही अगर 290 होता तो नहीं बोलते। तो दलितों का तो मुंह बंद था, लेकिन सबसे पहले खुला भी उन्हीं का, क्योंकि वो जिस तरह से देख कि डॉक्टर साहब, आपको लगता है सिलसिला शुरू हो सकता है? ये जो बगावत का धुआं हमें कर्नाटक से उठता हुआ दिखा, क्या आपको लगता है धुआं फैलेगा? ये फैलेगा, ये दिल्ली दरबार की तरफ बढ़ेगा, और भी लोग आएंगे? क्योंकि नाराज तो बहुत लोग हैं मोदी जी से, और मोदी जी इसीलिए संसदीय दल की बैठक नहीं कर रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि जो आज रमेश साहब ने किया, उन्होंने खुलकर बोला, ये जो धुआं है ये घेर लेगा मोदी शाह को दिल्ली में धीरे धीरे? बिल्कुल ये घेरेबंदी का ही एक शुरुआती आप दौर कह सकते हैं, और ये सिलसिला बढ़ने वाला है। मोदी जी के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, और अब कई जगह से वो आ रही हैं आवाजें, और ये एक ऐसी आवाज है जो उस समाज के बीच से आई है जिसने इस बार मोदी जी का पत्ता साफ किया है। जो वो तीसरी बार चाहते थे कि अपराजेय वो हों और निष्कंटक राज करें, तो जो इस बार उन पर पाबंदी लगी है वो दलित वोट की वजह से लगी, दलितों के संविधान बचाने की वजह से लगी है। और अगर ये आवाज आ रही है तो ऑब्वियस है कि ये आवाज बढ़ने वाली है।
ये धुआं कभी भी गुबार में तब्दील हो सकता है। ये धुआं गुबार में तब्दील हो सकता है। रमेश जैसी आवाजें अभी और उठेंगी और जो है प्रखर और मुखर होंगी, ये हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं। लखना साहब, समय भी हो रहा है, मुझे लगता है आखिरी सवाल एक आपसे कर लूं। आपको क्या लगता है, अगर मैं फिर से इस पूरे मामले को एक नए सिरे से देखूं, एक नई रोशनी में इसको देखना चाहूं, जो रमेश जी ने कहा है, क्या मोदी वीक हो रहे हैं और जो लोग नाराज हैं बीजेपी के अंदर वो अब बोलने लगे हैं? वो मोदी जहां कैबिनेट मिनिस्टर चुप रहता था, हमने वो तस्वीरें देखी हैं कि मोदी जी खड़े हैं और एक मंत्री हर्षवर्धन कैबिनेट मिनिस्टर वो ऐसे खड़ा हुआ है जैसे पाठशाला चल रही हो कैबिनेट मीटिंग की जगह, जैसे हेडमास्टर सोटी लिए होता है और बच्चा खड़ा हो जाता है। इस तरह से मोदी कैबिनेट मीटिंग किया करते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी। मंत्री फोन बाहर रख देते थे, फोन बाहर रख के अंदर जाते थे। आपको लगता है कि मोदी के कमजोर होने पर जो बीजेपी में लोग हैं वो उनको अब ताकत मिल गई है कुछ कहने की, कुछ बोलने की? को लेकर के डर खत्म हो रहा है और मुझे लग रहा है जब ये डर खत्म हो रहा है तो इस डर के खत्म होने से लोगों को बोलने का, लोग बोल पा रहे हैं। आज क्या किसी दलित कमजोर वर्ग के किसी सांसद की आज से 5 साल पहले हिम्मत थी? आज से 10 साल पहले जब बड़ा हृदय सम्राट बना करके उनको पेश किया गया था भारत के राजनीति के पटल पर, तो क्या किसी की हिम्मत थी? तो आज हालत यह है कि ये शुरुआत है, मैं बता रहा हूं आपको, कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सफोकेशन है, जो लोगों का दम घुट रहा है, वो दम घुटने से के मरने के बजाय लोग सड़कों पे आने वाले हैं, लोग घरों से निकलने वाले हैं और रमेश जिगजिगानी ने रास्ता दिखा दिया है। और मैं आपको बता दूं कि 9 अगस्त को जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मनाई जाती है, भारत छोड़ो जयंती मनाई जाती है, आप देखना पूरे देश के दलित संगठन आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। आंदोलन तो उनका चल ही रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अब मुद्दा क्या है। सबसे पहली मांग उनकी है, आरक्षण का तो मुद्दा अलग है, कि संसद भवन से अंबेडकर जी की मूर्ति और महात्मा गांधी जी की मूर्ति आपने उस जगह से क्यों हटाई जहां वो पहले से स्थापित थी। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है, ये सिंबॉलिक मुद्दा बन रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि रमेश जिगजिगानी का जो वक्तव्य है और जो उन्होंने पब्लिकली बोल दिया है, उसमें वो सारी भावनाएं, सारी बातें एमलगमेट हो रही हैं, मिश्रित हो रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त पर ये बहुत बड़ा मुद्दा दलित संगठनों के लिए बन रहा है। आज मेरी किसी दलित संगठन से बात हुई। जी, लास्ट लाइन ऑफ आंसर मैं आपसे चाह रहा हूं। अगर ये जो दलित फैक्टर है, जो मोदी का बेस रहा है, दलित और अति पिछड़ा, अगर इसमें क्रैक्स पड़ते हैं तो आपको लगता है कि मोदी जी वैसे ही अल्पमत में है, उनके पास सीटें कम हैं, वो बैसाखियों पर है नीतीश कुमार और नायडू बाबू की? क्या मोदी जी की परेशानियां, दिक्कतें और बढ़ने जा रही हैं? 4 राज्यों के जो चुनाव हैं, 4 राज्यों के जो चुनाव हैं, इन 4 राज्यों के चुनाव में महाराष्ट्र ले लीजिए आप, जहां दलित पॉलिटिक्स को इग्नोर करके आप राजनीति नहीं कर सकते। मैं ये मान सकता हूं और ये बता सकता हूं आपके दर्शकों को कि महाराष्ट्र से शुरुआत होगी और हरियाणा में, मैंने हरियाणा के 7-8 जिलों में घूमा हुआ हूं मैं। हरियाणा में 28 से 30-32% दलित है हरियाणा के अंदर। और झारखंड आदिवासी प्रधान, झारखंड हुआ, बिहार हुआ, तो मुझे ये जो है ना, ये आग जो है इनके काबू में रहने वाली नहीं है। ये शुरुआत है, जैसे मैंने पहले कहा। और आने वाले वक्त में आप जो दलितों के साथ समस्या क्या है कि मीडिया में दलित लोग नहीं है, दलित युवाओं का कोई आवाज नहीं बन पा रही है, उनकी बातें छपती नहीं है टेलीविजन चैनलों में। जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि दलित है नहीं, तो अब ये जो है लावा सड़कों पर निकलेगा, सड़कों पर उतरेगा। और 9 अगस्त को जो मेरा फीडबैक है, जो मेरी सूचना है, एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। बड़ी बात आपने कही, आने वाले टाइम पर बड़ी बात आपने कही कि मोदी जी के लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं। वो दलित जो उनको 2014 में सत्ता में लाए,
जिन्होंने उत्तर प्रदेश में खुलकर वोट किया, होलसेल में सीटें दी मोदी जी को, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो। उन दलितों में से एक ऐसी आवाज 7 बार के सांसद ने आज जो बात कही कि हमको ऐसा लगता है कि बीजेपी में दलितों को इंसाफ नहीं मिलता, ये बात जो है गले से वाकई नहीं उतर रही है। देखना ये होगा कि क्या बीजेपी कैसे रिएक्ट करती है। और जो लखेड़ा साहब ने कहा कि ये शुरुआत है, इट्स द बिगनिंग ऑफ द प्रॉब्लम फॉर मोदी के लिए ये एक दिक्कतों की शुरुआत होने जा रही है। यानी आने वाला समय ना सिर्फ नीतीश और नायडू से निपटना है, उन्हें उस संविधान से भी निपटना पड़ेगा जहां पर जिसके आधार पर आज दलित बोलने लग गए। लखेड़ा साहब आप आए और इससे पहले रविकांत साहब आए, खुलकर बात हुई। दोनों ही आप लोग इस विषय के एक्सपर्ट हैं, आपने उस पर रोशनी डाली, आपने ये भी बताया कि उसका इम्पैक्ट मोदी जी को किस तरह से परेशानी में डाल सकता है। लखेड़ा साहब आपका और रविकांत साहब जो हमसे पहले जुड़े हुए थे, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।